हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो हम देखेंगे बहुप्रभाविता किसे कहते हैं, यानी कि प्लियोट्रॉफी क्या होती है या बहुप्रभावी जीन क्या होते हैं। बहुत दिनों से कई सारे बच्चों का कमेंट था कि सर बहुप्रभाविता की वीडियो कब आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बहुप्रभाविता यानी कि प्लियोट्रॉफी क्या होते हैं। तो देखिए, किसी एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक लक्षण प्ररूपी प्रभाव उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। अब यहां पे समझिए क्या कह रहा है कि जीन तो हमारे पास कितना हो, जीन तो एक ही हो। जीन क्या कह रहा है कि जीन यहां पे एक ही हो। तो जीन कैसा हो, जीन तो एक ही हो, लेकिन एक ही जीन जो है वह कई सारे लक्षणों का निर्धारण करेगा, मतलब कई सारे प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो यहां पे लक्षण फर्स्ट उत्पन्न कर सकता है, एक लक्षण, इसके बाद दूसरा लक्षण उत्पन्न कर सकता है, वहीं इसके बाद तीसरा प्रभावी लक्षण उत्पन्न कर सकता है। तो कुल मिलाकर के जीन हमारे पास क्या हो, एक हो, और एक ही जीन यदि कई सारे लक्षणों को उत्पन्न कर सकें या कई सारे लक्षणों के लिए प्रभाव उत्पन्न कर सकें, तो यही क्षमता क्या होती है, जीनों की बहुप्रभाविता कहलाती है। तो बहुप्रभाविता का मतलब होता है कि किसी एक जीन द्वारा दो या दो से अधिक लक्षण प्ररूपी प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है। तो किसी भी एक जीन्स के द्वारा दो या दो से अधिक लक्षण यदि उत्पन्न होते हैं तो ये दशा क्या कहलाती है, बहुप्रभाविता कहलाती है, प्लियोट्रॉफी कहलाती है। तथा ऐसे जीनों को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, और साथ ही ऐसे जीन जो कि बहुप्रभाविता के लिए उत्तरदायी होते हैं, इन जीनों को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। देखिए, बहुप्रभाविता की यदि बात करें तो इसके कई सारे एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं, लेकिन बहुप्रभाविता का जो एक अच्छा एग्जाम्पल है वो है मानव में जो सिकल सेल एनीमिया रोग हो जाती है, जिसको दात्र कोशिका अरक्तता रोग कहते हो आप, या कि सिकल सेल एनीमिया रोग कहते हैं। तो देखिए, यहां पे यदि बात करते हैं बहुप्रभाविता की, तो बहुप्रभाविता का एक अच्छा उदाहरण जो है, मानव में एक अनुवांशिक रोग होता है या वंशानुगत रोग होता है, जो कि क्या कहलाता है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया रोग भी कहते हैं। तो इसमें देखने को मिलता है, मतलब जो बहुप्रभाविता होती है वो किसमें देखने को मिलती है, स्पष्ट रूप से ये देखने को मिलती है दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया रोग में देखने को मिलती है। अब देखिए, इस रोग में होता क्या है, एक्चुअल में जो यह रोग होता है मनुष्य में एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। तो यहां पे जो अप्रभावी जीन होता है वो होता है कैपिटल एस। तो अप्रभावी जीन एस के कारण जो होता है यह रोग उत्पन्न करता है। तो मनुष्य में एक अप्रभावी जीन जो यस होता है, यह समयुग्मजीय अवस्था में यदि होता है तो यह क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा आप और देख लीजिए यहां पे, इसके अलावा समयुग्मजीय अवस्था में यदि जीन एस एस हो जाते हैं, अन्य प्रभाव जैसे कमजोरी उत्पन्न कर सकते हैं, सिर दर्द भी उत्पन्न कर सकते हैं, पीलिया उत्पन्न करते हैं, इसके अलावा पेशियों में ऐंठन भी उत्पन्न करते हैं, तथा साथ ही साथ प्लीहा, हृदय, गुर्दे यानी स्प्लीन, हार्ट और किडनी में भी ये प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अतः ये क्या होते हैं, बहुप्रभावी जीन होते हैं। तो यहां पे जो एक अप्रभावी जीन होता है, जो कि अप्रभावी जीन क्या है, यहां पे यस है, यही क्या करता है, जब समयुग्मजीय अवस्था में होता है तो सिकल सेल एनीमिया रोग जो है उत्पन्न करता है। इसके अलावा देखिए, जैसे ही समयुग्मजीय अवस्था होती है, इसके अलावा मतलब यह सिकल सेल एनीमिया रोग तो उत्पन्न करता ही है, साथ में कई सारे और रोग उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए तो यहां पे एक जीन क्या है, बहुप्रभावी है, मतलब एक ही जीन यहां पे कई सारे लक्षण को उत्पन्न कर रहा है। जैसे यहां पे जो अप्रभावी जीन है ये सिकल सेल एनीमिया रोग तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही साथ कई सारे रोग और उत्पन्न कर सकता है, जैसे कमजोरी, सिर दर्द, पीलिया, पेशियों में ऐंठन, इसके अलावा प्लीहा, हार्ट व गुर्दों में भी ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुप्रभावी होते हैं। तो यहां पे कुल मिलाकर दोस्तों बहुप्रभाविता का मतलब आपको समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा कि कोई भी जीन है वह यदि कई सारे लक्षणों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करता है या एक साथ कई सारे लक्षणों को उत्पन्न करता है, तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं, और जीनों की इस क्षमता को ही क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। इसके अलावा आप एक और एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है, जो कि डिप्टेरा गण के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है उसमें श्वेत आंख का जीन जो डब्लू होता है वो आंख के रंग का तो निर्धारण करता ही है, साथ ही साथ मादा में शुक्रग्राहिका के आकार को भी प्रभावित करता है। तो यहां पे एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जो ड्रोसोफिला मक्खी होती है इसमें एक जीन होता है जो कि डब्लू कहलाता है। तो इसमें जो अप्रभावी जीन डब्लू होता है यह किसी भी ड्रोसोफिला के अंदर आंख के रंग का निर्धारण करता है,
लेकिन इसके साथ ही साथ यह शुक्रग्राहिका के आकार को भी प्रभावित करता है। तो यानी यहां पे जीन तो एक ही है, लेकिन लक्षण कितने निर्धारित हो रहे हैं? 2 लक्षण निर्धारित हो रहे हैं। तो यहां पे आप इन दोनों लक्षणों के थ्रू समझ सकते हैं कि कैसे बहुप्रभाविता होती है। अब एक अच्छा एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे हम आपको समझाएंगे कि कैसे यदि सिकल सेल एनीमिया जो होती है, इसका यदि आपस में यदि सिकल सेल वाहक के मध्य हम आपस में यदि क्रॉस कराते हैं तो किस किस प्रकार से संतानें उत्पन्न हो सकती है। तो सबसे पहले यदि हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका है सिकल सेल एनीमिया रोग में। तो मनुष्य में देखिए जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। और इस अप्रभावी जीन के कारण क्या होता है कि असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है। मतलब यदि सामान्य हीमोग्लोबिन है तो वो तो एचबी कहलाएगा, सामान्य हीमोग्लोबिन केवल एचबी कहलाएगा। यदि हीमोग्लोबिन की हम बात करते हैं तो यहां पे संकेत के लिए हम हीमोग्लोबिन को क्या ले सकते हैं? एच और कैपिटल एच और स्मॉल बी। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया नॉर्मल, ये हो गया यहां पे सामान्य हीमोग्लोबिन। लेकिन यदि असामान्य या अप्रभावी यदि हीमोग्लोबिन उत्पन्न हो जाता है तो असामान्य हीमोग्लोबिन जब उत्पन्न होगा तो इसमें यहां पे क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा। और यही अप्रभावी जीन जो है ये हीमोफीलिया ये जो हीमोग्लोबिन का यही जो असामान्य जीन है, यही क्या करता है? सिकल सेल एनीमिया रोग का वाहक बनते हैं। तो यहां पे आप समझ सकते हैं कि यदि मनुष्य में सिकल सेल एनीमिया रोग जो होता है, यह एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। और इस अप्रभावी जीन के कारण असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण हो जाता है, यानी हीमोग्लोबिन एचबी होगा और यदि असामान्य हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उसमें एचबी के ऊपर यहां पे यस आ जाएगा, क्योंकि यस यहां पे क्या है? अप्रभावी जीन का संकेत है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि मनुष्य में जो सिकल सेल एनीमिया रोग होती है, यह एक अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। और इस अप्रभावी जीन के कारण जो मानव में ब्लड के अंदर आप लोगों को पता होगा कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो मानव में जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। अब क्यों होने लगता है असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण? क्योंकि इसके अंदर आपको हमने पहले ही बता चुका है कि जो सिकल सेल एनीमिया रोग होता है, इसमें एक अप्रभावी जीन आ जाता है जिसको कि हम एस से दर्शाते हैं। और वही अप्रभावी जीन जो एस होता है, ये असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। मतलब रक्त में ये मिल जाता है और हीमोग्लोबिन में ये मिल जाता है, और साथ ही साथ जो सामान्य हीमोग्लोबिन होती है उसको असामान्य हीमोग्लोबिन में डाइवर्ट कर देता है, यानी कि बदल देता है। जिसके कारण क्या होगा? देखिए जब ये जो एस जीन होता है, यह हीमोग्लोबिन में जा करके जो सामान्य हीमोग्लोबिन है उसको असामान्य हीमोग्लोबिन में जब बदल देता है, जिसके कारण जो आरबीसी होती है, यानी जो रेड ब्लड कार्पसेल्स होती हैं, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो होती है, इनमें असामान्य हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो नष्ट हो जाती है। देखिए जैसे ही जो सामान्य हीमोग्लोबिन है उसमें यदि ये अप्रभावी जीन आ जाते हैं, जिस कारण से जो आरबीसी होती है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और इनका जो आकार होता है वो गोल की बजाय जो है हंसियाकार हो जाता है। यहां पे आप समझ सकते हैं जैसे जो आरबीसी का जो आकार होता है वो नॉर्मली यदि हम देखें तो इस प्रकार से गोलाकार होता है। अब जो आरबीसी का ये शेप होता है, ये कैसा होता है? ये तो गोलाकार होता है। अब इस आरबीसी के शेप में क्या होगा? जैसे ही इसमें अप्रभावी जीन एस जो है इंटर होगा, तो इसमें जब अप्रभावी जीन इंटर होगा तो क्या होगा? जो आरबीसी के अंदर क्या होगा? आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होगा तो उस हीमोग्लोबिन को किसमें बदल देगा? उस हीमोग्लोबिन को ये अप्रभावी जीन जो है किसमें बदल देगा? अप्रभावी हीमोग्लोबिन में बदल देगा। तो हीमोग्लोबिन अभी नॉर्मल था और जैसे ही अप्रभावी जीन इसके अंदर इंटर हुआ, जो अप्रभावी जीन क्या है? यस है। अब ये अप्रभावी जीन जो यस है, जैसे ही ब्लड के अंदर इंटर हुआ तो ये आरबीसी में जाएंगे और आरबीसी को नष्ट कर देंगे, और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन थी यानी कि सामान्य हीमोग्लोबिन है, इसको किसमें बदल देंगे? इसको अप्रभावी हीमोग्लोबिन में बदल देंगे। अब यही अप्रभावी जो हीमोग्लोबिन होगी, यही क्या करेगी? वाहक का काम करेगी, और इनके मध्य हम क्या करेंगे? आपस में क्रॉस करवाएंगे। तो अब आपको यहां पे क्या समझना था? एक चीज और आपको यहां पे समझनी है कि जैसे जो नॉर्मल यहां पे रेड ब्लड कार्पसेल्स यानी जो आरबीसी होती है वो तो कैसी होती है? वो राउंड होती है, यानी कि गोलाकार होती है। लेकिन जैसे ही इसमें अप्रभावी जीन आ जाते हैं तो आरबीसी नष्ट होने लगती है और इनका आकार जो है इस प्रकार से हंसियाकार इनका आकार जो है होने लगता है। तो इनका आकार जो है इस प्रकार से होने लगता है।
तो हंसियाकार आकार जो है इनका हो जाता है, मतलब नुकीला शेप्ड आपको जैसे हंसिया का आकार होता है उसी प्रकार से हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन जो है और इसके चारों ओर जो भी आरबीसी है, आरबीसी का पूरा जो शेप होगा वो गोलाकार से बदल करके हंसियाकार हो जाता है। तो यहां पे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जैसे ही हमने यहां पे क्या किया कि अप्रभावी जीन जैसे ही इंटर किया किसके अंदर, ब्लड के अंदर, तो आरबीसी को नष्ट कर देता है और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होती है उसको जो अप्रभावी जो जीन होता है वो अप्रभावी हीमोग्लोबिन में बदल देता है। अब एक चीज और आपको यहां पे समझनी है कि जो समयुग्मजी अप्रभावी होते हैं, देखिए समयुग्मजी अप्रभावी का मतलब है कि जो हीमोग्लोबिन होता है यदि दोनों हमारे पास जो एलील हैं उसमें यदि दोनों में क्या है अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो मान लीजिए यहां पे हीमोग्लोबिन है दोनों और दो हीमोग्लोबिन जो दोनों यहां पे जो एलील हैं इसमें दोनों में यदि जीन कैसा उपस्थित है, अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो मनुष्य में क्या होगा कि इसके कारण जो हीमोग्लोबिन होता है इसमें यस जीन पाया जाता है तथा ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है। मतलब यदि कोई समयुग्मजी अप्रभावी जीन युक्त मनुष्य है, जैसे कि उसमें दोनों हीमोग्लोबिन में क्या हो, उसके जीन कैसा हो, दोनों जो एलील हैं यदि उसमें अप्रभावी जीन यदि उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते हैं, अर्थात उनकी जल्दी ही मृत्यु होने लग जाती है। क्योंकि जो हंसियाकार लाल रक्त कणिकाएं होती है ना, इनके कारण उनमें क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है, क्योंकि रक्त की कमी आ जाएगी। हीमोग्लोबिन में क्या होगा, हीमोग्लोबिन के कारण तो ब्लड का रंग लाल होता है, लेकिन आरबीसी की यदि कमी होगी, आरबीसी जब नष्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्लड की संख्या में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। अब ब्लड की कमी आएगी तो जाहिर सी बात है कि ब्लड की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। तो यहां पे आपको क्या बताया जा रहा है कि जो समयुग्मजी प्रभावी होते हैं, जो समयुग्मजी अप्रभावी जीन यदि उपस्थित हैं दोनों एलील में, तो यदि किसी भी एलील में दोनों एलील यदि दो एलील हो और उसमें यदि क्या हो समयुग्मजी अप्रभावी यदि जीन उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति की जल्दी ही मृत्यु होने लग जाती है, क्योंकि जो हंसियाकार लाल रक्त कणिकाएं होती है ये क्या कर देती है, एनीमिया नामक रोग जो है इनको उत्पन्न कर देती है। और इस प्रकार से यदि हम बात करते हैं विषम युग्मजी में, विषम युग्मजी का मतलब है कि हमारे पास जो हीमोग्लोबिन के दो एलील हैं, जैसे एक एलील ये हो गया और दूसरा एलील क्या हो गया, HbS, मतलब एक तो हमारे पास सामान्य एलील है और दूसरा है एबनॉर्मल यानी कि असामान्य। तो यहां पे अब आपको समझना है कि जब हमने सामान्य की बात की, मतलब समयुग्मजी की बात की, जब हमारे पास किसी भी हीमोग्लोबिन के दो समयुग्मक थे, मतलब युग्मक कैसे थे, आपस में समान थे, तो आपने क्या देखा कि यदि समयुग्मजी अवस्था में अप्रभावी जीन उपस्थित होता है तो उस व्यक्ति की मृत्यु होने लगती है, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या हो जाता है, एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। लेकिन यदि विषम युग्मजी की बात करते हैं, मतलब एक तो हमारे पास प्रभावी रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, अप्रभावी जीन रहेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मनुष्य में सामान्य हीमोग्लोबिन जो होता है एवं असामान्य हीमोग्लोबिन दोनों ही पाए जाएंगे, अर्थात ये एनीमिया के वाहक होंगे। अब देखिए यदि किसी भी मनुष्य के अंदर अब यदि जो हीमोग्लोबिन है उसमें मान लीजिए हीमोग्लोबिन का जो संगठन है वो कैसा है, विषम युग्मजी है, मतलब एक हीमोग्लोबिन कैसा हो, सामान्य हो, और जो दूसरा हीमोग्लोबिन है उसमें अप्रभावी जीन यस जो है उपस्थित हो, तब यहां पे हीमोग्लोबिन किसका काम करेंगे, वाहक का काम करेंगे। अर्थात यहां पे आपको क्या देखना है कि यदि विषम युग्मजी अवस्था में आपको यदि कोई भी जीन दिख जाते हैं तो इसमें से क्या होगा कि दोनों ही जीन पाए जाएंगे और ये दोनों ही एनीमिया के वाहक का काम करते हैं। तो यदि हीमोग्लोबिन का यदि जो संगठन है वो विषम युग्मजी है, मतलब एक हीमोग्लोबिन यदि कैसा है, प्रभावी है और दूसरा कैसा है, अप्रभावी जीन यदि उपस्थित है दोनों में, मतलब अलग अलग जीन यदि दोनों में हो, तो यहां पे होगा क्या कि ये जो है एनीमिया के वाहक होते हैं। अब देखिए एक चीज और आपको यहां पे समझनी है कि जब दो एनीमिया वाहक अथवा सिकल सेल एनीमिया वाहक में क्रॉस कराया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि आपके पेपर में यही पूछी जाती है। तो देखिए जब दो एनीमिया वाहक या आप ये कह सकते हैं कि सिकल सेल वाहक में आपस में हम क्रॉस कराएंगे तो तीन प्रकार की संतानें जो है उत्पन्न होती है। आपको यहां पे हम ग्राफ बना के भी या चेकर बोर्ड के माध्यम से भी आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हम यहां पे क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस के माध्यम से आपको यहां पे पता लग जाएगा कि जब दो एनीमिया वाहक, मतलब दो एलील ऐसे लेंगे जो कि एनीमिया के क्या होंगे, वाहक होंगे, तो इसके अलावा या सिकल सेल वाहक आप कह सकते हो, तो इनके मध्य जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो तीन प्रकार की संतानें उत्पन्न होगी, जिसमें से जो पहली संतान होगी वो तो कैसी होगी, समयुग्मजी सामान्य होगी,
और जो दूसरी संतानें प्राप्त होगी वो होगी विषम युग्मजी और वाहक प्रकार की संतानें होगी। लेकिन जो तीसरी संतानें उत्पन्न होगी ना, ये तो समयुग्मजी होंगी और साथ ही साथ सिकल सेल युक्त होंगी। मतलब दोनों एलील या युग्मक जो मिलेंगे उनमें अप्रभावी जीन एस जो है उपस्थित होगा। और ये तीनों प्रकार के जो लक्षण इनमें मिलते हैं, इन तीनों का जो अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। अर्थात इसी अनुपात में ये यहां पे लक्षण जो है प्राप्त होते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको यहां पे अब थोड़ा सा समझना है कि अनुपात यहां पे क्या प्राप्त होगा, 1:2:1 प्राप्त होगा। जो तीनों प्रकार की संतानें प्राप्त हुई है उसमें 1:2:1 जो है ये प्राप्त होगा। जिससे क्या होगा कि जो समयुग्मजी सिकल सेल युक्त होंगे उनकी जो मृत्यु होती है वो जल्दी हो जाती है। मतलब ऐसे मनुष्य जिसमें सिकल सेल युक्त यदि अप्रभावी जीन, मतलब जो दोनों युग्मक हैं, यदि समयुग्मजी अवस्था में दोनों एलील आपस में मिलते हैं और यदि आपस में ये किस प्रकार की संतानें उत्पन्न करते हैं, ऐसे हीमोग्लोबिन उत्पन्न करते हैं जिनमें कि दोनों में अप्रभावी जीन उपस्थित है, तो ऐसे व्यक्तियों की जल्दी ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इनमें एनीमिया रोग उत्पन्न हो चुका होता है। अब इस प्रकार से यहां पे आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो एक सामान्य है तथा साथ ही साथ 2 वाहक के रूप में अनुपात प्राप्त होता है। मतलब देखिए जो सिकल सेल एनीमिया युक्त व्यक्ति है वो तो खत्म हो जाएगा, और इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक सामान्य व्यक्ति बचेगा और 2 जो है वाहक प्रमुख रूप से बचेंगे। मतलब 1:2 जो है ये प्रमुख रूप से प्राप्त होगा, जो कि मेंडल के एक संकर अनुपात का रूपांतरण है। मेंडल का नियम क्या कहता है कि जो एक लक्षण है तो एक लक्षण की वंशागति जो है, मतलब एक जीन जो है एक ही लक्षण की वंशागति को प्रभावित करेगा। लेकिन यहां पे क्या है कि ऐसा नहीं होता है, यहां पे एक ही जीन जो है कई सारे लक्षणों पर प्रभाव अपना उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुप्रभाविता कहते हैं। अब आपको यहां पे एक चीज समझनी है। अब देखिए, अब हमने यहां पे किनका किनके मध्य क्रॉस कराया है, तो जो सिकल सेल कैरियर और यहां पे भी सिकल सेल कैरियर, मतलब जो सिकल सेल एनीमिया के जो वाहक हैं, तो इन दोनों वाहक के मध्य हमने आपस में क्या कराया, क्रॉस कराया, यानी कि संकरण कराया। तो आप देखिए ये जो सिकल सेल कैरियर होते हैं, मतलब इसमें एक जो हीमोग्लोबिन होगा वो तो कैसा होगा, नॉर्मल होगा, और दूसरा एबनॉर्मल होगा, यानी कि अप्रभावी जीन जिसमें उपस्थित होगा। उसी प्रकार इसमें भी सिकल सेल कैरियर है, मतलब ये भी जो है तो एनीमिया वाहक है। तो एनीमिया वाहक के मध्य आपस में यदि क्रॉस कराएंगे तो इसमें भी क्या होगा, एक तो प्रभावी हीमोग्लोबिन होगा और एक में क्या होगा, अप्रभावी जीन उपस्थित होगा। अब जब हम आपस में इनमें क्रॉस कराएंगे तो यहां पे हमको 3 प्रकार की संतानें टोटल प्राप्त हो रही है। जैसा कि आप लोग यहां पे ग्राफ में देख भी पा रहे हैं कि एक तो हमारे पास जो संतान प्राप्त हो रही है उसमें दोनों में जो हीमोग्लोबिन है वो कैसा है, प्रभावी है। तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन कैसे हैं, समान है, इसलिए होमोजाइगस। तो होमोजाइगस है मतलब एक समान जीन प्राप्त हो रहे हैं दोनों युग्मक, और साथ ही साथ आप क्या कह सकते हो कि डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी दोनों जीन प्राप्त हो रहे हैं। बट यदि इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो जो दूसरे प्रकार के यहां पे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो इन दोनों ही लक्षणों में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि एक तो हीमोग्लोबिन क्या है, प्रभावी है, और दूसरा उनके साथ में कैसा प्राप्त होता है, अप्रभावी। साथ ही साथ ये वाला भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी ये हीमोग्लोबिन नॉर्मल है और एक में हीमोग्लोबिन कैसा है, एबनॉर्मल, अप्रभावी है। तो ये भी क्या कहलाएंगे, कैरियर कहलाएंगे, यानी कि वाहक कहलाएंगे। तो टोटल यदि हम बात करें तो 50% यहां पे वाहक प्राप्त होंगे, किसके, सिकल सेल एनीमिया के वाहक प्राप्त होंगे। लेकिन इसके अलावा 25% ऐसे भी प्राप्त होते हैं जिसमें कि रेसेसिव होमोजाइगस होते हैं। मतलब जो हीमोजाइगस का संगठन प्राप्त होगा वो कैसा होगा, समयुग्मजी होगा। और हमने आपको पहले ही बताया कि जब यदि कोई समयुग्मजी अवस्था में हीमोग्लोबिन का संगठन प्राप्त होगा तो उस व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रस्त हो जाता है। तो यदि आपस में सिकल सेल वाहक के मध्य हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो 25% तो ऐसे प्राप्त होंगे जिनकी की जल्दी मृत्यु हो जाएगी, जो कि रेसेसिव होमोजाइगस होते हैं, मतलब अप्रभावी समयुग्मजी होते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो समयुग्मजी हो और अप्रभावी हो तो उनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए 50% तो ऐसे प्राप्त हो रहे हैं जिसमें कि एक में प्रभावी जीन उपस्थित है, एक में अप्रभावी जीन, जिस कारण से ये क्या होते हैं, आपस में वाहक होते हैं। क्योंकि यदि दोनों हीमोग्लोबिन में यहां पे आपको यदि अप्रभावी जीन देखने को मिलता तो वो भी क्या हो जाते, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हो जाते।
लेकिन यहां पे क्या है कि एक हीमोग्लोबिन में क्या है, प्रभावी हीमोग्लोबिन है और दूसरा हीमोग्लोबिन अप्रभावी है, जिस कारण से 50% संतानें जो यहां पे प्राप्त हो रही है तो वो कैसे हो रहे हैं, उनमें किसी प्रकार से रेसेसिव होमोजाइगस नहीं है, मतलब हेट्रोजाइगस ये होते हैं। तो हेट्रोजाइगस तो हैं ही, साथ ही साथ क्या होते हैं, ये वाहक होते हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि डोमिनेंट होमोजाइगस मतलब समयुग्मजी हैं और प्रभावी भी हैं। इन दोनों में आपको दिखाई दे रहा है कि किसी में भी क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित नहीं है, जिस कारण से ये क्या कहलाते हैं, डोमिनेंट होमोजाइगस, मतलब ये क्या कहलाते हैं, प्रभावी और समयुग्मजी। तो 25% आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, डोमिनेंट होमोजाइगस मतलब प्रभावी समयुग्मजी, और इसके अलावा यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि विषम युग्मजी और वाहक। तो 50% क्या कहलाते हैं, विषम युग्मजी और वाहक कहलाएंगे यहां पे, और 50% यहां पे क्या होंगे, अप्रभावी समयुग्मजी, यानी कि जिनमें सिकल सेल एनीमिया रोग से जो कि ग्रस्त रहेंगे। तो आप यदि इनमें तीनों में रेशियो देखेंगे तो देखिए यहां पे 25% ये प्राप्त हो रहा है, टोटल 100 में 25, मतलब यहां पे एक ये प्राप्त हो रहे हैं, और 2 संतानें किनकी प्राप्त हो रही है, वाहक विषम युग्मजी की, और फिर इसके बाद जो एक यहां पे प्राप्त हो रहे हैं वो कैसे हैं, वो यहां पे रेसेसिव होमोजाइगस हैं, मतलब कि अप्रभावी समयुग्मजी हैं। अब यदि चूंकि देखिए जो रेसेसिव होमोजाइगस है, मतलब जो समयुग्मजी अप्रभावी जीन जिसमें उत्पन्न हो रहे हैं वो तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब बचेंगे क्या, तो देखिए इसमें से एक हटा दीजिए क्योंकि इनकी तो मृत्यु हो गई, क्योंकि ये तो सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रसित हो गए, क्योंकि दोनों में क्या है, अप्रभावी जीन उपस्थित हो गया। लेकिन साथ ही साथ अब बचे क्या हमारे पास, तो सर्वाइवल जो रेशियो बचा हमारे पास, मतलब जो जितने जीवित बचे थे उसमें से 2:1 का रेशियो प्राप्त हुआ, क्योंकि ये तो एक हट गया, अब बचे 2:1, मतलब विषम युग्मजी एक बचा, विषम युग्मजी और कैसे, वाहक बचे, और एक कैसे बचे, डोमिनेंट और होमोजाइगस। तो इस प्रकार से 2 तो यहां पे क्या बचे, 2 तो यहां पे कैरियर बचे, मतलब 2 वाहक जीन बचे, और एक यहां पे क्या है, नॉर्मल है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि जो बहुप्रभाविता होती है, बहुप्रभाविता का मतलब होता है कि कोई एक ही जीन जो है 2 या 2 से अधिक लक्षण प्ररूपी प्रभाव उत्पन्न करता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सिकल सेल जो एनीमिया रोग होती है, इसमें अप्रभावी जीन तो एक ही होता है, लेकिन वो अप्रभावी जीन जो है 3 तरह के लक्षण यहां पे उत्पन्न करता है, जो कि आप लोगों ने यहां पे संकरण के माध्यम से देख भी लिया कि यदि हम सिकल सेल वाहक के मध्य आपस में क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं तो यहां पे 3 प्रकार की संतानें प्राप्त होती है, जिसमें से एक तो होती है प्रभावी समयुग्मजी और दूसरी अप्रभावी समयुग्मजी, जो कि सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रस्त होती हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है, और आधे यहां पे क्या बचते हैं, आधे यहां पे कैरियर यानी कि वाहक और विषम युग्मजी जीव यहां पे संतानें प्राप्त होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।